One Piece fans! मुझे पता है कि तुम अपने फेवरेट एनिमे से कितना ज्यादा प्यार करते हो एंड तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो ये जानकर कि अप्रैल 2025 से पहले तुम्हें कोई भी नया एपिसोड देखने को नहीं मिलेगा। लेट्स नॉट काउंट द फिशमैन आर्क रीमेक, वो देखने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। सीरियसली, व्हाई टोई? So One Piece, I don't know. Is it the 6-month break or the new year? But कुछ दिनों से मैं बहुत ज्यादा chronically One Piece देख रहा हूँ। Instagram के brain rot के अलावा पूरे दिन में जो मैं सबसे ज्यादा कंज्यूम करता हूँ वो है about 15 episodes of One Piece every day। तो recently मैंने Dressrosa arc finish की है और currently मैं Zou arc के बीच में कहीं हूँ। And right now when I'm recording this video, मैं अभी Whole Cake Island के बीच में हूँ and जब तक ये वीडियो फिनिश होगी शायद One Piece ही खत्म हो जाए। But anyways, before going forward, I have a lot to talk about Dressrosa, so let's go। किसी बड़े ही समझदार इंसान ने एक बात कही थी कि ये कहानी कितनी ज्यादा अच्छी या बुरी होती है ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि उस कहानी का विलन कैसा है। ड्रेसरोसा का जिक्र करते ही जो नाम सबसे पहले दिमाग में आता है वो है डॉन कीहोते डोफ्लामिंगो। मुझे वन पीस देखते हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है एंड जो चीज मुझे इस कहानी की सबसे ज्यादा पसंद है वो है इसका वर्ल्ड। It is so big, it is so complex, yet it is so well fleshed out that I just want to know more and more about it। कौन सा मूविंग पीस इस वक्त स्टोरी में कहाँ है और क्या कर रहा है मुझे सब जानना है। 800 एपिसोड्स देख लिए पर कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार अब तो ड्रैग कर रहा है। नहीं, this massive behemoth of a story is constantly moving and it knows exactly where it is going, which is almost scary because तुम इतनी ज्यादा बड़ी स्टोरी इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कैसे लिख सकते हो? How is this even humanly possible? How do you even come up with this? छोटे छोटे स्केल के शोज भी ये चीज अचीव नहीं कर पाते हैं। This is insanity. But, and that is a big but, 800 एपिसोड्स और इन सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बीच जो बात मुझे सबसे ज्यादा खाई जा रही थी वो थी द लैक ऑफ अ गुड विलन इन द स्टोरी। शुरुआत से लेकर पंक हैजार्ड के एंड तक जितने भी विलन्स आए और गए, दे ऑल फेल्ट लाइक ऑब्स्टेकल्स rather than being an entity with a force of their own। they all feel like stepping stones जिनको लूफी एक एक करके रिमूव करता हुआ चला जाता है। और ये चीज इन सारे विलन्स के साथ होती है भले ही वो विलन्स कितने भी अच्छे हों। फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल स्मार्ट है, कनिंग है, एनेरू स्कैरी है, भाई उसको देख के फट गई थी मेरी। एंड रॉब लुच्ची, भाई का क्या ऑरा है। इन तीनों को ही मैं अच्छे विलन्स कंसीडर करता हूँ, जस्ट अच्छे। आई मीन रॉब लुच्ची इज अमेजिंग बट क्रोकोडाइल एंड एनेरू भी अच्छे हैं बट द प्रॉब्लम इज दिस मदर राइट हियर। इसकी प्रॉब्लम ये है ना कि इसका ओपोनेंट साक्षात भगवान ही क्यों ना हो, ये अपने ओपोनेंट्स को एज अ थ्रेट देखता ही नहीं है। He just sees them as a rag doll to be kicked and sent flying। लूफी को फाइट करते हुए देख मैंने रियलाइज किया यार समटाइम्स प्रोटैगनिस्ट और विलन के बीच वर्बल एक्सचेंज होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स व्हाट मेड फ्रीजा सो आइकॉनिक। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ आवर प्रोटैगनिस्ट कई बार अच्छे विलन्स का कैरेक्टराइजेशन भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। क्रोकोडाइल और लूफी की जो डेजर्ट वाली बैटल थी वहां क्रोकोडाइल लूफी को बहुत ही हार्ड रियलिटी चेक देता है। てめえのような口先だけのルーキーなんざ麦わらのルフィ、この俺を誰だと思ってる。 I was so impressed by the dialogue in this scene that I remember even thinking to myself कि यार Crocodile is making a lot of sense even though he's a villain. But ultimately उसका भी कुछ नहीं होता। Luffy just punches harder and beats Crocodile. Similarly, एनेरू के पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर थी and Luffy was his only natural enemy in the world. But जैसा कि नामी ने इस आर्क में लूफी से कहा था कि भले ही तू उसका नेचुरल एनिमी होगा but he still has 10,000 other ways to kill you. And that was right. Eneru was just so strong, but still this motherfucker beat him in a very unsatisfying way. My point being कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो विलन से इंप्रेस होने की, लेकिन ये बंदा तुम्हें इंप्रेस होने नहीं देगा। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि लूफी doesn't care who they are and where they come from. If he likes them, he's gonna make them their friend. If he hates them, he's gonna kick their ass. Doflamingo is a character that is all about who he is and where he comes from. इस आर्क में भी लूफी अपना कैरेक्टर मेंटेन रखता है। He shouts, "Mingo, I'll send you flying" 100 times. But this time he cannot stop you from appreciating the truly great villain that Doflamingo is. 俺の名はドン・キホーテ・ドフラミンゴ。
मैं अराबास्ता बोलूंगा, तुम्हारे दिमाग में रेत आएगी। मैं स्काइपिया बोलूंगा, तुम्हारे दिमाग में बादल आएंगे। और मैं ड्रेसरोसा बोलूंगा, तुम्हारे दिमाग में डोफ्लामिंगो आएगा। इसे कहते हैं प्रेजेंस, इसे कहते हैं करिश्मा। ड्रेसरोसा आर्क की शुरुआत होती है एपिसोड 629 से और डोफ्लामिंगो की पहली झलक हमें देखने को मिलती है एपिसोड 151 में ड्यूरिंग द जाया आर्क। अगर तुमने वन पीस देखा भी नहीं है तब भी तुमको पता होगा कि डोफ्लामिंगो कितना ज्यादा वेल रिगार्डेड विलन है इस फैंडम के अंदर। इसको ही देख लो, जाया की वीडियो में इसने डोफ्लामिंगो का थंबनेल लगा रखा है क्योंकि इसको पता है कि व्यूज आएंगे। डोफ्लामिंगो की एक झलक से ही मन में गुदगुदी सी मच जाती थी कि कब मैं इस बंदे को एक्शन में देख पाऊंगा। और इतनी सारी ह्यूज एक्सपेक्टेशंस होने के बावजूद भी दिस मैन हैड द ऑडेसिटी टू लिव अप ऑन एवरीथिंग। Don Quixote Doflamingo is the king of Dressrosa, one of the 7 warlords of the sea, and One Piece के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। अब किंग होना या वॉरलॉर्ड होना तो अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेसमैन होना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। एंड कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत भी वहीं से होती है। लॉ हैज अ लाइफ लॉन्ग ग्रज अगेंस्ट डोफ्लामिंगो एंड इसलिए वो डोफ्लामिंगो के अगेंस्ट रिवेंज प्लॉट करता है। उसका प्लान होता है कि वो सीजर क्लाउन को किडनैप कर लेगा। सीजर क्लाउन पंक हैजार्ड आर्क का मेन एंटागनिस्ट है। वो एक साइंटिस्ट है जो कि डोफ्लामिंगो के लिए SAD नामक एक पदार्थ की मैन्युफैक्चरिंग करता है एंड उस पदार्थ की मदद से डोफ्लामिंगो अपनी फैक्ट्रीज में बनाता है आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स एंड वो डेविल फ्रूट्स वो बेचता है काइडो को, वन ऑफ द 4 एम्परर्स ऑफ द सी। और लॉ का प्लान होता है कि वो सीजर को किडनैप कर लेगा जिससे कि SAD की प्रोडक्शन रुक जाएगी, काइडो को डेविल फ्रूट्स नहीं मिलेंगे और वो डोफ्लामिंगो की गेम बजा देगा, रिवेंज बाय प्रॉक्सी। तो बस क्या, लॉ स्ट्रॉ हेड्स के साथ हाथ मिला लेता है टू प्लॉट अगेंस्ट डोफी एंड वो घुस जाते हैं डोफी की टेरिटरी में विच इज ड्रेसरोसा। डोफ्लामिंगो ना सिर्फ अंडरवर्ल्ड का किंग पिन है बल्कि वो ड्रेसरोसा का किंग भी है। एंड ऊपर से देखने पर तो लगता है कि डोफी के राज में हर कोई मजे काट रहा है, बड़ा ही खुशी का माहौल है। बट दिस इज अ क्लासिक वन पीस फॉर्मूला। एज वी डिग डीपर वी फाइंड आउट कि कुछ तो फिशी है इस कंट्री में। डोफ्लामिंगो ने इस कंट्री के हर एक इंसान से उनकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इस तरह से छीन लिया है कि लोगों को इस बारे में खबर भी नहीं है। वो लोगों को उनकी फैमिली से अलग कर देता है, उनकी आइडेंटिटी छीन लेता है, उनका वजूद मिटा देता है, उन्हें ग्रीफ और हेल्पलेसनेस से भरा एक पुतला बनाकर उनसे अपनी फैक्ट्रीज में गधा मजदूरी करवाता है। ऑल बिकॉज ही बिलीव्स दैट ही इज सम काइंड ऑफ गॉड और एलिवेटेड बीइंग जो आम इंसानों से अलग है, उनसे ऊपर है। जब तक वो 10 साल का था डोफ्लामिंगो की फैमिली सेलेस्टियल ड्रैगन्स थे। Yes, that was a very shocking reveal. Celestial dragons are the descendants of the family who created world government, which makes them the most powerful race of humans in the world of One Piece. उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। And that's the reason generally celestial dragons are in nature piece of shits. उनके लिए दूसरे इंसानों और किसी भी स्पीशीज की जिंदगी का कोई वजूद नहीं होता। मार काट, स्लेवरी, मनोरंजन, वो कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ। अगर कोई नॉर्मल इंसान उनके सामने से गुजर जाए तो वो कहेंगे कि इसने मेरा रास्ता काटा है, इसकी गर्दन काट दो। वो अपने सर पर कुछ मार्स नीड्स मॉम टाइप वाला हेलमेट पहनकर घूमते हैं। क्यों? ताकि उन्हें उस सेम हवा में सांस ना लेनी पड़े जिसमें दूसरे तुच्छ इंसान सांस लेते हैं। मतलब ओडा डिड हिज वेरी बेस्ट टू क्राफ्ट दिस पीस ऑफ शिट्स ताकि सारा फैंडम कलेक्टिवली अपना पूरा हेट इन पर चैनल कर सके। एवरीबॉडी हेट्स सेलेस्टियल ड्रैगन्स। नाउ बैक टू डोफ्लामिंगो। डोफी भी 10 साल की उम्र तक एक सेलेस्टियल ड्रैगन था, बट फिर उसके बाद क्या हुआ? वेल अपेरेंटली डोफी के पापा हैड सम क्लैरिटी। वो बाकी सेलेस्टियल ड्रैगन से अलग थे। वो एक अच्छे इंसान थे, वो अत्याचारी नहीं थे, भेदभाव करने वाले नहीं थे एंड काफी हद तक डोफी की बाकी फैमिली भी वैसी ही थी एक्सेप्ट फॉर डोफी हिमसेल्फ। डोफी 10 साल की उम्र से ही एक कट्टर सेलेस्टियल ड्रैगन का इनकारनेशन था, फुल ऑफ हेट, एंटाइटलमेंट, लैक ऑफ एम्पैथी एंड अदर सिनोनिम्स, व्हिच इज इंटरेस्टिंग। अगर डोफी की बाकी फैमिली वैसी नहीं थी तो फिर डोफी अकेला वैसा कैसे हो सकता है? आई बिलीव इट इज इम्प्लाइड कि उसके नेचर का कारण उसका एनवायरनमेंट नहीं है। वो सेलेस्टियल ड्रैगन था या नहीं था उससे फर्क नहीं पड़ता। ही इज बाय बर्थ अ डीमन बट स्टिल अ किड। तो उसकी राय ना लेते हुए, अपने अच्छे आदर्शों को फॉलो करते हुए डोफी के पापा ने सेलेस्टियल ड्रैगन के टाइटल को त्याग दिया, which was a very stupid and scary decision. Stupid इसलिए कि अगर तुम एक रीजनेबल इंसान हो जैसे कि डोफी के पापा थे एंड तुम्हारे पास इतनी सारी पावर है तो तुम उस पावर का यूज करो टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। गिल्ट में आकर उस पावर को ही त्याग देना इज अ वेरी डम्ब मूव which soon turns very scary. डोफी की फैमिली ने जब अपने गॉड के टाइटल को त्यागा, मानो पूरा संसार उनके लिए यमराज बन गया। पूरी दुनिया उनकी फैमिली के पीछे पड़ गई। उन्हें मौत नहीं दी, मौत से बदतर जिंदगी दी लोगों ने। इतनी सारी सैड और ट्रेजिक बैक स्टोरीज है वन पीस के अंदर, बट द मोस्ट ब्रूटल बैक स्टोरी हैंड्स डाउन इट इज डोफ्लामिंगो।
10 साल के बच्चे की मॉब लिंचिंग करना, उसको क्रूसीफाई करके आग में जलाना, इफ दैट इज नॉट ब्रूटल देन आई डोंट नो व्हाट इज। जो उसके साथ हुआ वो अपने आप में ट्रेजिक तो था ही, बट आई कांट हेल्प एंड पुट दिस इनटू कॉन्ट्रास्ट। 10 साल की उम्र तक उसने जिंदगी देखी एंड सडनली वो कूड़े में खाना ढूंढने में लगा हुआ है। दिस इज द मोस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग बैक स्टोरी इन वन पीस। इसमें इतने सारे एंगल्स हैं कि मुझे एक्सप्लेन करते करते रात बीत जाएगी एंड मैं एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट थिंग, जो उसके साथ हुआ वो बहुत सैड और पेनफुल है, देखा ही नहीं जाता सीरियसली। जब उसकी पूरी फैमिली को दीवार पे लटकाकर आग में झुलसाया जा रहा होता है, उस वक्त उसके पापा और उसके भाई का सिमिलर सा रिएक्शन था। वो रो रहे थे, प्लीड कर रहे थे हमें जाने दो वगैरह वगैरह, बट डोफी he was like, You wretches! I won't die today! Remember my words! I look forward to the day that I hunt you down and I will murder every single one of you! इस सीन को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करके दिखाया गया है बिकॉज लेट्स बी रियल, ये सीन अपने आप में कोई बहुत ज्यादा स्पेशल तो है नहीं। ऐसी सिचुएशन में कोई भी इस तरह से रिएक्ट कर सकता है, इस तरह की बातें बोल सकता है, बट डोफी के केस में इट होल्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट नैरेटिव वैल्यू। डोफी इज नॉट जस्ट टॉक, ही इज एन एक्चुअल डीमन। एंड ये वाला जो कैरेक्टर नुआंस है ना, ये मुझे काफी हद तक एरन की याद दिलाता है। ठीक है यार, नहीं बोलूंगा। तो इसी टॉर्चर के बीच डोफी अनलॉक्स हिज कॉन्करर्स हाकी एंड दैट वाज द सेविंग ग्रेस फॉर हिज फैमिली। वो किसी तरह से वहां से बचकर निकल जाते हैं एंड वापस अपनी भूखमरी वाली जिंदगी में लौट जाते हैं। एंड सिंस फैमिली ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है तो डोफी भी अपना अलग रास्ता चुन लेता है। उसका डिमोनिक नेचर उसे उसकी डेस्टिनी तक लेकर जाता है। ही मीट्स द वर्स्ट people he could have asked for. एंड यहीं पर आकर मेरा क्लेम प्रूव हो जाता है कि दिस चाइल्ड इज अ डीमन। तुम खुद ही देखो, उसने अपना पूरा बचपन अपने पिताजी के साथ काटा जिनका उस पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं था, बट देन ही गोज एंड मीट्स दीज पीपल जो उसके वर्स्ट ट्रेट्स, उसकी वर्स्ट क्वालिटीज को नर्चर और ग्रूम करते हैं, उसके एंगर और हेट को प्रोपोगेट करते हैं एंड सडनली दे आर फैमिली टू हिम। Doflamingo was the kind of child his father could never raise. He liked power, violence and destruction. His father meant nothing to him. और इतना बुरा समय देखने के बाद जब डोफी के हाथ में पहली बार पावर वापस आई, the first thing he did with it, एक विलन को ट्रैजिक बैक स्टोरी देने का क्या मतलब होता है? क्या राइटर उस विलन के प्रति तुम्हारे अंदर सिंपैथी जनरेट करवाना चाहता है? वेल, मे बी, बट द थिंग इज सिंपैथी कभी भी बैक स्टोरी से नहीं आनी चाहिए, सिंपैथी आनी चाहिए रिडेम्पशन से, एंड इन दिस केस देयर इज नो रिडेम्पशन हियर। डोफी ने वो सब कुछ अचीव कर लिया जो उसको चाहिए था, पावर, लग्जरी, रिस्पेक्ट, बट इन सब के बाद भी ही इज एक्टिवली कॉजिंग पेन ऑन टू अदर्स। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर वो ना भी हुआ होता एंड ही रिमेन्ड अ सेलेस्टियल ड्रैगन फॉर लाइफ, देन ही वुड हैव बिकम द worst celestial dragon and celestial dragons are already terrible by the way. In contrast, डोफी का जो भाई था कोराज़ॉन, he went through the exact same torture and turn of events that डोफी went through. In fact, more, जब डोफी ने अपने फादर को शूट किया तब कोराज़ॉन was there and it was a tragedy for him. कोराज़ॉन is widely considered to be the kindest character in One Piece. He died protecting Law, वो बच्चा जिसको डोफ्लामिंगो अपने ही जैसा डीमन बनाना चाहता था। लॉ ने भी काफी सारी ट्रेजेडी देखी है एंड डोफी चाहता था कि लॉ भी अपनी ट्रेजेडी को वेपनाइज करे, लेकिन कोराज़ॉन की अनकंडीशनल काइंडनेस ने ये प्रूव कर दिया कि लॉ इज नॉट द सेम डीमन एंड देयर इज ओनली वन डोफ्लामिंगो। अगेन, किसी समझदार इंसान ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही है, अगर किसी का ट्रू नेचर जानना है तो उसके हाथ में पावर दे दो। डोफी का पास तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है कि ही इज अ ट्रेजिक चाइल्ड और समथिंग, बट नो, ही इज नॉट। उसने अपने बाप को अपने हाथों से मारा है। इफ एनीथिंग, ही इज नॉट अ ट्रेजिक चाइल्ड। वो बुरे काम करता है क्योंकि वो एक बुरा इंसान है। ही इज अ विलन, अ वेरी वेल एग्जीक्यूटेड विलन। उसकी पर्सनैलिटी, करिश्मा और आइकॉनिक डायलॉग्स, यही सारी चीजें उसे द मोस्ट रिगार्डेड विलन ऑफ वन पीस बनाती है, जो मेरे ख्याल से सो फार इन द स्टोरी कोई भी मैच नहीं कर पाया है। रॉब लुची इज अमेजिंग, बट नो, ही इज नॉट टॉपिंग डोफ्लामिंगो। डोफ्लामिंगो इज द किंग. I mean, he was the king. So that was the video. Thank you so much for watching and epic outro मुझसे अब नहीं हो पाता है, किसी दिन करूंगा एक फाइनल एपिक आउट्रो जिंदगी से। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में अपना प्यार, जिस्मानी मोहब्बत मुझे जरूर देकर जाना, बट आई विल वेरी मच प्रेफर पप्पी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट कीजिए puppy.png, जिसकी पप्पी सबसे पहले आएगी उसका कटआउट निकाल के मैं अपने मुलायम गालों पर चिपकाऊंगा, वादा रहा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो।